जी अस्सलाम वालेकुम। जी आसमा, आवाज़ आ रही है बेटा आपको मेरी? बाकी सबसे भी कहेंगे वो ऑनलाइन आ जाए ताकि हम लोग स्टार्ट करें। आवाज़ आ रही है आपको आसमा खान मेरी? प्लीज़ कॉल टू एवरीवन कम ऑनलाइन। सबसे कहें कि वो ऑनलाइन आ जाए ताकि हम लोग स्टार्ट कर सकें अपना लेक्चर। सो एपिडेमियोलॉजी की हम लोग बात कर रहे थे। एपिडेमियोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपी मीन ऑन या और अपॉन, डेमोस मीन पीपल एंड लोगोस मीन द स्टडी ऑफ। तो एपिडेमियोलॉजी इज द बेसिक साइंसेज ऑफ द पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी, एपी का मतलब होता है अपॉन या ऑन, ठीक है। डेमोस होता है पीपल एंड लोगोस मीन द स्टडी ऑफ। सो लोगों की स्टडी, ठीक है। साइंस ऑफ, बेसिक साइंस है बेसिकली ऑफ द पब्लिक हेल्थ। तो दोबारा से पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन, उन्होंने अच्छे तरीके से बता दी है। द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स एंड इवेंट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब तीन चीज़ें, तीन डीज उसने बताई हैं। दी स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स, दो डी, डिटर्मिनेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन of health related states and events in a specified population and the application of this study to control the health problem is called epidemiology. So epidemiology is the basic science of the public health. Basically ये basic science है public health की, provides insight regarding the nature, cause and extent of the health and disease। ठीक है, मतलब ये ना सिर्फ disease की insight provide नहीं करती, disease की nature provide नहीं करती, डिजीज़ की ही कॉज या एक्सटेंट प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी ये बताती है। हेल्थ रिलेटेड जो एक हेल्दी बिहेवियर है उसके बारे में भी एजुकेट करती है। सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन नीडेड टू प्लान एंड टारगेट द रिसोर्स अप्रोप्रिएटली। मतलब वो सारा की सारी इंफॉर्मेशन जिसकी हमें ज़रूरत होती है प्लान करने की और टारगेट करने की रिसोर्सेज को अप्रोप्रिएटली, वो ये एपिडेमियोलॉजी बताती है। कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी अगर की बात की जाए तो नंबर वन, डिजीज फ्रीक्वेंसी, मतलब डिजीज कितना फ्रीक्वेंटली जो है वो स्प्रेड हो रही है। फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब सिर्फ लोकल एरिया में है या जनरल पॉपुलेशन के अंदर फैली है वो। फिर देखना है कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स, व्हाट आर द कॉजेज, कॉजिंग फैक्टर्स। ठीक है, डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स क्या है, डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं। हाउ वी व्यू द वर्ल्ड, हम वर्ल्ड को कैसे देखते हैं। सबसे पहले है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक क्या होता है, द ग्लास इज हाफ एम्प्टी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्लास जो है वो हाफ एम्प्टी है, ये क्या है, ये पेसिमिस्टिक अप्रोच है। ऑप्टिमिस्टिक क्या है, द ग्लास इज हाफ फुल। ठीक है, अगर तो हम कहें द ग्लास इज हाफ एम्प्टी, मतलब आधा खाली है। ठीक है, मतलब हम सिर्फ खाली की बात अगर करते हैं तो ये पेसिमिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्या है, द ग्लास इज हाफ फुल। ठीक है, ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट एज कम्पेयर टू व्हाट, अब एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या कहेगा कि द ग्लास इज हाफ फुल और द ग्लास इज हाफ एम्प्टी। ठीक है, अगर तो हाफ एम्प्टी वाला वर्ड बोलेंगे तो वो पेसिमिस्टिक है, और अगर वो हाफ फुल कहेगा तो वो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, जॉन स्नो 1813 टू 1858, मतलब जॉन स्नो की बड़ी पुरानी बात है, 1800 की दहाई में ही आया था और जिसने अपना काम स्टार्ट किया था 1813 से लेकर 1858 की दहाई में। तो ही ग्रेजुएटेड एमडी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द लंदन ऑन 20 दिसंबर 1844। ठीक है, जिसने एमडी की डिग्री अपनी हासिल की थी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। सो वेव ऑफ द एशियाटिक कॉलरा फर्स्ट हिट इंग्लैंड इन द लेट 1831। सो एशियाटिक कॉलरा फर्स्ट टाइम इंग्लैंड के अंदर जब स्प्रेड हुआ था लेट 1831 के अंदर, तो इसने काम किया। ही इंटरव्यूज द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। हिज रिसर्च led him to a pump on the corner of the Broad Street and Cambridge Street। ठीक है, अब उसने क्या किया, इसकी रिसर्च ने क्या किया, एक पंप बना दिया जो कि एक कॉर्नर उसने लगा दिया ब्रॉड स्ट्रीट पे और एक लगा दिया कैम्ब्रिज स्ट्रीट के ऊपर। फॉलोइंग ऑन द इंटरव्यू विद द बोर्ड ऑफ द guardians of the St. James Parish on the evening of the Thursday 7th September, the handle of the pump was removed on the following day. At the end of the September, the outbreak was all but over। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स अगर हम देखें तो दो तरह के हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती है जो कि ऑब्जर्वेशनल होती है, और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती हैं जो कि इंटरवेंशनल स्टडीज़ होती है। बेसिक इसके दो मेथड हैं, एक आपके पास ऑब्जर्वेशनल है और एक एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल जो होती है वो इंटरवेंशनल होती है और नॉन ऑब्जर्वेशनल जो होती है वो नॉन एक्सपेरिमेंटल होती है। इसमें नॉन एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटर डज नॉट इंटरवीन, इसमें इंटरवीन नहीं करता। द इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्व नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स। ठीक है, वो ऑब्जर्व करता है नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स को, ऑब्जर्विंग हु इज एक्सपोज एंड हु इज नॉट, हु इज डिजीज एंड हु इज हेल्दी।
ठीक है। द नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कैन बी आइदर डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, एनालिटिकल भी हो सकती है। अगर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की बात करें तो इन्वॉल्व एन एक्टिव ट्रायल टू चेंज द डिजीज डिटर्मिनेंट। इसमें हम एक एक्टिव ट्रायल करते हैं टू चेंज द डिजीज डिटर्मिनेंट, डिजीज के डिटर्मिनेंट्स को चेंज करने के लिए बाय द इन्वेस्टिगेटर हु कंट्रोल्स द एक्सपोजर, जिसके पास एक्सपोजर होता है कंट्रोल के ऊपर। ठीक है। इन्वेस्टिगेटर एलोकेट द एक्सपोजर एंड फॉलोज द सब्जेक्ट। अब इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, एलोकेट करेगा, एलोकेट द एक्सपोजर्स, ठीक है, and follows the subjects. Participants are identified on the basis of their exposure status and followed to determine whether they develop the outcome or not। ठीक है। फिर देखेंगे कि वो डेवलप कर सकता है आउटकम या नहीं कर सकता। स्टडी डिज़ाइन जैसे कि हमें पता है, डज इन्वेस्टिगेटर डिसाइड फॉर एक्सपोजर, अगर तो यस है तो वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में चला जाता है, अगर नहीं है तो वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंदर चला जाता है। आगे से अगर जब हमने कंपैरिजन ग्रुप बनाने हैं तो वो एनालिटिकल स्टडीज़ के अंदर चले जाते हैं, अगर हम कंपैरिजन ग्रुप नहीं बनाते तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर चला जाता है। और अगर हमने एक्सपोजर देना है, अगर इन्वेस्टिगेटर ने डिसाइड किया है कि आपने एक्सपोजर प्रोवाइड करना है तो वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में रेंडमाइजेशन है, अगर यस है तो आरसीटी, अगर रेंडमाइजेशन नहीं है तो नॉन रेंडमाइजेशन कंट्रोल ट्रायल है। अब एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के ये देखें डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। अब अगर कंपैरिजन करना है तो वो एनालिटिकल के अंदर आता है, अगर कंपैरिजन नहीं करना तो वो डिस्क्रिप्टिव के अंदर आता है। एनालिटिकल के अंदर ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल। अगर ऑब्जर्वेशनल है तो केस कंट्रोल स्टडीज है एंड कोहॉर्ट स्टडीज है। ठीक है। मतलब आगे एनालिटिकल की भी दो टाइप है ना, ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। तो अगर सिर्फ ऑब्जर्वेशनल है तो वो केस कंट्रोल है और कोहॉर्ट है, और अगर एक्सपेरिमेंटल है तो वो क्लिनिकल ट्रायल भी हो सकते हैं और कम्युनिटी ट्रायल भी हो सकते हैं। इसी तरह से अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें, अगर तो पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन में कोरिलेशनल स्टडीज आ जाती हैं, और अगर इंडिविजुअल है तो उसमें केस रिपोर्ट, केस सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल सर्वेज आ जाते हैं। और अगर डिस्क्रिप्टिव में पॉपुलेशन है तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज आ जाएगी। आगे बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी की। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी टू नो द सिचुएशन, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट आर द मैनिफेस्टेशंस। ठीक है। मतलब प्रॉब्लम क्या है, उसकी क्लिनिकल साइन सिम्टम्स क्या है, और वी कैन से टू डिस्क्राइब द जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजीज, या हम जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं डिजीज की और हेल्थ प्रॉब्लम्स की इन रिलेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। जब हम इन रिलेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन के अकॉर्डिंग जब हम बात करेंगे, उसकी हम बात करेंगे कि व्हाट आर द मैनिफेस्टेशन के मैनिफेस्टेशंस क्या है, तो ये डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के अंदर आ जाती है। मतलब हु, वेयर, व्हेन। ठीक है। हु पर्सन, वेयर प्लेस, व्हेन टाइम। पर्सन हु इज गेटिंग सिक, ठीक है, वेयर इज द सिकनेस अकरिंग, ठीक है, एंड टाइम व्हेन इज द सिकनेस अकरिंग। ठीक है। टाइम, प्लेस एंड पर्सन, पीपीटी। ठीक है। इसमें हम लेते हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के अंदर। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में केस रिपोर्ट की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाज रिपोर्टेड इन ए यंग चाइल्ड, document shows that this child received rotavirus vaccine 3 months ago। ठीक है। A detailed report about this usual event and exposure was published in a medical journal। The investigator formulated a hypothesis that rotavirus vaccine may have been responsible for the rare occurrence of this event। ठीक है। तो ये केस रिपोर्ट है। फीचर ऑफ द केस रिपोर्ट, इट कंसिस्ट ऑफ द केयरफुल एंड डिटेल्ड रिपोर्ट। बेसिकली ये केयरफुल और डिटेल्ड रिपोर्ट होती है, पब्लिश्ड इन द मेडिकल जर्नल्स, जो कि मेडिकल जर्नल्स के अंदर पब्लिश होती है, बाय वन और द मोर क्लिनिशियंस ऑफ द यूजुअल मेडिकल कंडीशन, एक या एक से ज़्यादा क्लिनिशियंस के थ्रू। इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट क्लू इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द न्यू डिजीज। ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लू देती है नए केस के बारे में। इट लीड्स टू फॉर्मुलेशन ऑफ द न्यू हाइपोथेसिस, और न्यू हाइपोथेसिस के बारे में बताती है। When we talk about case series, तो case series क्या होती है? It is the only study which depends on routine surveillance। Case series वो है जो कि routine surveillance पे बेस्ड करती है। What is the surveillance? अब surveillance क्या है? During 1958, cases of the cancer lung were admitted to different hospitals during the same period of time. Taking history from these patients showed that they were minor। ठीक है। The unusual circumstances suggested that the minors may have been exposed to something। Investigating these circumstances showed high concentration of radon gas। ठीक है। radon gas की ज़्यादा concentration। So hypothesis was formulated that lung cancer is related to exposure to radon।
The benefits of the case report and case series. When we are talking about the benefits of the case report and case series, they identify a new case or the unusual variation of the disease occurrence. मतलब कोई ऐसी rare diseases को हम डिस्कस कर लेते हैं, unusual variations को हम देख लेते हैं. They formulate a new hypothesis for the disease occurrence. ठीक है, और हम formulate करते हैं new hypothesis disease occurrence के लिए. They act as a trigger as they stimulate the start of analytic studies to be conducted to identify the risk factors of the disease. Modification of this case series to be case control study can be obtained. ठीक है, केस स्टडी को हम देखते हैं. So modification of case series to be case control study can be obtained by using comparison group. अब the limitation of the case report and case series क्या हो सकती है? For the case report, the presence of any exposure may be coincidental because it is based on single experience. अब केस रिपोर्ट के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो एक्सपोजर उसने देखा है वो आपके पास जो है कोइंसिडेंटल भी हो सकता है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन सिंगल एक्सपीरियंस. ठीक है, so lack of comparison group in case series can either obscure the relationship or suggest an association which is not actually exist. Both of them cannot be used to show the causal association, that's why cannot be used to test the hypothesis. कोरिलेशनल स्टडी में नेक्स्ट आ जाता है इकोलॉजिकल स्टडीज. द सोर्स ऑफ डाटा इज द इंटायर पॉपुलेशन. अब इसमें आपका जो सोर्स ऑफ डाटा है वो आपकी इंटायर पॉपुलेशन होगी. इट कंप्राइजेज डिजीज फ्रीक्वेंसीज. इसमें डिजीज फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं आपकी बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ टाइम और इन द सेम पॉपुलेशन एट द डिफरेंट इन टाइम. ठीक है, इट कंपेयर्स टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल. इसमें हम कोरिलेशनल स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं, दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं. correlation between one of the climatic indicator यानी कि टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द cerebrovascular stroke. मतलब कोरिलेशन अगर हमने बनाना है तो टेम्परेचर, क्लाइमेट इंडिकेटर और cerebrovascular stroke को हमने बना दिया. Figure 1 shows the correlation between the average regional temperature and frequency of the cerebrovascular accidents in different countries. Countries with the highest average temperature have the highest rates of the cerebrovascular disease and vice versa. ये देखिए, द एवरेज रीजनल टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरियस. इस तरफ आपने क्या ले लिया, इस तरफ आपने एज ग्रुप ले लिया. ठीक है, और इस तरफ आपने ले लिया रीजनल टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 15, 20, 25, 30, 35, 40. ठीक है, सो पॉजिटिव कोरिलेशन है आपका जो +1 आ रहा है कोरिलेशनल जो है. ठीक है, तो एवरेज रीजनल टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है. इसी तरह से द एवरेज नंबर ऑफ द मेमोग्राफी कैरिड फॉर वुमेन अबव 50 years of the age per year and the mortality from cancer breast. This can presented by the following figures. ये देखिए आप, the average number of the mammography per year for the women above 50 and the mortality from cancer breast. अब ये देखिए, ये है the average number of the mammography per year for the women above 50. ये देखिए, मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा है, -1 है. The advantages of the correlational study. Number 1, formulate the new hypothesis. नए hypothesis बना लेते हैं. Quick और cheap होती है. The limitation of the correlational study as the value of the exposure is quantified by the average. It is impossible to link the exposure and the disease in a particular individual. क्योंकि हम एक एवरेज देख रहे होते हैं ना, इंडिविजुअल बेस पे अगर देखा जाए तो वो वेरी करता है. मतलब हमने एक्सपोजर की बात की तो हमने ओवरऑल 10 खवातीन या 20 खवातीन का मेमोग्राफी की अगर हमने स्टडी की तो हमने उसकी इंडिविजुअलाइज नहीं किया बल्कि उन सबका एक एवरेज निकाला. सो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए तो फिर भी चीज़ें वेरी करती है ना. सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिंक द एक्सपोजर एंड द डिजीज इन ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल दैट द पर्सन हु गेट्स cerebrovascular stroke is the one who is exposed to high temperature. ठीक है, मतलब that the person who gets cerebrovascular stroke is one who is exposed to the high temperature. They cannot be used for testing the hypothesis. Hypothesis testing के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते. Lack of ability to control for the effect of the confounding factors. Confounding factors क्या होते हैं? There are factors other than the studied. One that disturb the relation between the studied exposure and the disease of interest. ठीक है, मतलब these are the factors other than the studied. ठीक है, जो factors other than studies होते हैं, ठीक है, one that disturb the relation. ठीक है, जो कि disturb करते हैं relation को between the studied exposure and the disease of interest. For example, the association between the average family size and the frequency of the iron deficiency anemia. अब अगर हमने एसोसिएशन देखनी है बिटवीन एवरेज फैमिली साइज के दरमियान में
एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के दरमियान मे बी ड्यू टू अदर फैक्टर्स सच एज पैटर्न ऑफ डाइट, द इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंड द पैरासिटिक इन्फेक्शन। ठीक है, ये इम्पैक्ट्स ऑफ कंफाउंडिंग फैक्टर्स, ये आप देख रहे हैं लार्ज फैमिली साइज है, मतलब इसका एक्सपोजर ज़्यादा है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कंडीशन है, पैरासिटिक इन्फेक्शन, पैटर्न ऑफ डाइट, मदर अवेयरनेस, मदर एजुकेशन, कंफाउंडिंग फैक्टर्स, दीज आर ऑल फैक्टर्स। क्रॉस सेक्शन स्टडी अगर देखें तो क्रॉस सेक्शन स्टडी का दूसरा नाम जो है वो प्रेवलेंस स्टडी होता है। इसमें आपके पास ये पॉपुलेशन आ गई, पॉपुलेशन की आगे आपने सैंपल देखना है, सैंपल अब आपने देखना है विद एक्सपोजर एंड विद डिजीज, मतलब एक्सपोजर एंड डिजीज। क्रॉस सेक्शन स्टडी को आप कहते हैं कि प्रेवलेंस स्टडी है। विद एक्सपोजर विद डिजीज, विद एक्सपोजर एंड विदाउट डिजीज, विदाउट एक्सपोजर विद डिजीज, विदाउट एक्सपोजर एंड विदाउट डिजीज। ठीक है, ये इस तरह से हमने देखना होता है। During the year 2004, a representative sample of secondary school pupils in a city n is equal to 400 were asked about consumption of the high caloric diet and examined to detect obesity. Question है, draw the flow chart, tabulate the data, write the title of the table. फ्लो चार्ट अब कैसे बनेगा, अब ये देखें, पहले हम इसको देख लेते हैं। कहता है ड्यूरिंग द ईयर 2004 आर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ सेकेंडरी स्कूल पीपल्स इन अ सिटी n is equal to 400 were asked about consumption of the high caloric diet and examined to detect obesity. Secondary school pupils sample size 400, flow chart हमने बनाना है। consumption of the high caloric diet with obesity 20, consumption of the high caloric diet without obesity 60, no consumption of the high caloric diet with obesity 16, no consumption of high caloric diet without obesity n is equal to 304. Distribution of the studied sample of the secondary school pupils in the city X during the year 2004 according to the consumption of the high caloric diet and obesity. Consumptions of the high caloric diet with obesity 20, without obesity 60, total 80. नो है 16 है, टोटल ये आ गया आपको। उसके बाद अगर देखें तो प्रेवलेंस ऑफ दी ओबेसिटी अमंग दोज कंज्यूम्ड हाई कैलोरिक डाइट, तो ये आपने इसका फॉर्मूला P1 20 मल्टीप्लाई बाय 100 825%। प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी अमंग दोज डोंट कंज्यूम हाई कैलोरिक डाइट। ठीक है, अब जो हाई कैलोरिक डाइट ले रहे थे वो 25% है और जो नहीं ले रहे थे वो 5% है। So the prevalence rate is equal to a total number of all the cases old and new in a certain area at the given time divided by total number of population in the same area and time multiplied by 100. The use of cross-section study estimation of the prevalence rate of the disease or any health-related phenomena. It leads to formulation of the hypothesis. आप नई formulation बना लेते हो. It is suitable for the chronic disease with long latency, quick and cheap compared to prospective cohort study. The limitation of the cross-section study can't be used to test hypothesis, chicken egg dilemma. Limitations क्या है prevalence study के, can't be used to test hypothesis, ठीक है, deals with survivals only but those who died, cured or migrated are not included, cannot be used in the acute disease of short duration, not suitable for rare diseases compared with the case control study. आगे आ जाता है एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी। एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें स्टडी डिज़ाइन आपके पास क्या है, 10 इन्वेस्टिगेटेड डिसाइड फॉर एक्सपोजर, अगर तो एक्सपोजर है यस है तो एक्सपेरिमेंटल है, अगर एक्सपोजर नहीं है तो ऑब्जर्वेशन स्टडी है। उसमें अगर फर्दर कंपैरिजन तो एनालिटिक है, नहीं है तो डिस्क्रिप्टिव है, रैंडमाइजेशन है तो आरसीटी है, नहीं है तो नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है। इसी तरह से एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में ऑब्जर्वेशनल और एनालिटिकल, एनालिटिकल में भी आ गया आपके पास क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटल आ जाती है और ऑब्जर्वेशन आ जाती है। ऑब्जर्वेशनल की अगर बात करें तो ऑब्जर्वेशनल में आपके पास केस कंट्रोल और कोहॉर्ट स्टडीज़ आ जाती हैं। एक्सपेरिमेंटल में आपके पास क्लिनिकल ट्रायल आ जाते हैं, कम्युनिटी ट्रायल आ जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव में पॉपुलेशन अगर आती है तो वो कोरिलेशन स्टडीज़ आ जाती हैं। अगर इंडिविजुअल्स की बात करें तो केस रिपोर्ट एंड केस सीरीज आ जाती है। एनालिटिकल में जो ऑब्जर्वेशन है उसमें केस कंट्रोल स्टडीज़ आ जाती हैं और कोहॉर्ट स्टडीज़ आ जाती हैं। एनालिटिकल की ऑब्जर्वेशन में केस कंट्रोल और कोहॉर्ट आती हैं। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी फाइंडिंग द कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट देना है, कंपैरिजन ग्रुप डाल दिया है। ट्राई टू आइडेंटिफाई कॉजल रिलेशनशिप, कंपैरिजन ग्रुप आ गया ना, बिटवीन सम रिस्क फैक्टर्स एंड occurrence ऑफ द डिजीज।
Try to answer why the disease occurs. Analytical study. It is formed of two comparative groups. Their types are case control and cohort, prospective and retrospective, comparative क्रॉस सेक्शन. ये देखें स्टडी डिजाइन. अगर कोहॉर्ट है तो आपके पास एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जाएगा. केस कंट्रोल है तो आउटकम से एक्सपोजर की तरफ जाएगा. क्रॉस सेक्शनल है तो एक्सपोजर और आउटकम दोनों सेम टाइम पे हो रहे होते हैं. इसी तरह से अब 4 फोल्ड टेबल है आपके पास. 4 फोल्ड टेबल क्या है? प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट है. अगर आपने जाना है एक्सपोजर से किसकी तरफ? एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जाना है. केस कंट्रोल, केस है, प्रेजेंट है. रिट्रोस्पेक्टिव डिजीज, कंट्रोल एब्सेंट, प्रेजेंट ए, एक्सपोज्ड बी, एब्सेंट सी, डी. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास केसेस एंड कंट्रोल्स. अब केसेस में भी दो कैटेगरीज हैं, वर एक्सपोज, वर नॉट एक्सपोज. इसी तरह से कंट्रोल में वर एक्सपोज, वर नॉट एक्सपोज, डोंट हैव द डिजीज. उसके बाद ये देखिए ग्रुप्स ऑफ द इंटरेस्ट. फॉर एग्जांपल कैंसर पेशेंट है, ये सारे के सारे कैंसर पेशेंट है. टेक हिस्ट्रीज यहाँ आ गई. अब कंपैरिजन ग्रुप फॉर एग्जांपल नॉन पेशेंट्स. नॉन पेशेंट्स के भी लिए, पेशेंट्स के भी लिए. इनकी भी हिस्ट्रीज दी, इनकी भी हिस्ट्रीज दी. फिर कंपेयर हिस्ट्रीज, कंपेयर की हिस्ट्री एंड ड्रॉ कंक्लूजन. ये है केस कंट्रोल स्टडी. मिसाल के तौर पे दो कैटेगरीज बनाई, कैंसर पेशेंट, नॉन कैंसर पेशेंट. दोनों की हमने हिस्ट्रीज ली. दोनों की हिस्ट्रीज लेने के बाद हिस्ट्रीज को कंपेयर किया और कंक्लूजन ड्रॉ किया, तो वो केस कंट्रोल स्टडीज आ जाती है. The feature of the case control study: the subjects are selected on the basis of whether they have the condition, for example, cases with disease or any health-related event, or free from the condition. Control में both are then compared with respect to the having the history of the exposure or certain characteristics. It is used to test the hypothesis. That's why the causal association between the exposure and the event या the disease. Causal exposure association between event यानी कि causal association between the exposure and event. Step to conduct the case control study. Selection of cases. First of all, establishment of the diagnostic criteria. Standard case. Definition. Sources of cases. Hospitals or any healthcare facility या general population. Selection of control. कंट्रोल में आपने मैचिंग करनी होती है. सोर्सेज ऑफ द कंट्रोल, हॉस्पिटल है, रिलेटिव्स है या नेबरहुड्स है. साइजेस ऑफ द कंट्रोल. असेसमेंट ऑफ द एक्सपोजर. ठीक है, मतलब जिससे कंट्रोल का जो कंट्रोल जिससे एक्सपोज हो रहा है उसको पहले आप असेस कर लें. एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स. फिर आपने टेबुलेशन ऑफ द डेटा. ठीक है, एनालिसिस और इंटरप्रेट करने के बाद टेबुलेट कर दिया डेटा को, फ्लो चार्ट बनाने हैं. कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द एस्टिमेटेड रिस्क या ओड्स रेशियो. उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है, इंटरप्रेट करना है एस्टिमेटेड रिस्क रेशियो को या ऑड्स रेशियो को, रिलेटिव रिस्क को या फिर ऑड्स रेशियो को. सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल. कंट्रोल में आप क्या करते हो? मैचिंग करते हैं. इट इज द प्रोसेस इन विच वी सिलेक्ट द कंट्रोल इन अ वे दैट दे हैव द सेम कंफाउंडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द केसेस. फॉर एग्जांपल एज which are known to influence the outcomes of the disease. मतलब आपने केसेस ऐसे ही लेने हैं कि उनके कंफाउंडिंग फैक्टर्स उसके भी वही हो जो कि कंट्रोल, जो कि केसेस के हैं, डिजीज के हैं. Sources of the control: hospitals or any healthcare facilities. Relatives, they are cooperative, however they are unsuitable. Control when genetic conditions are under study. Neighborhoods हैं, general population. It is expensive, time consuming, difficult, and individual may be uncooperative. Size of the control: if the number of the cases is greater than 50 cases, use one control for each case. अगर तो आपके पास केसेस जो है वो 50 से ज़्यादा है तो आप एक कंट्रोल हर केस के लिए लेंगे. If the number of the cases is less than 50, use 2 to 3 or even 4 control. ठीक है, तो आप एक केस का 2, 3, 4 कंट्रोल ले सकते हैं. Assessment of the exposure: by interview, by questionnaire, by studying past records of the cases, hospital records, schools or occupational records. Analysis and interpretation of the results. Tabulation of the data. Framework of case control study: exposure, exposed, non-exposed, A, B, C, D, A plus C, B plus D. ये टोटल आप करेंगे. Exposure rate. Exposure, exposed, not exposed and total. Cases control: A, B, C, D, A plus B, B plus B. The rate of exposure among the cases. The number of those exposed among the cases. The number of those exposed among the cases divided by total number of the cases.
टोटल नंबर ऑफ केसेस को जब हम डिवाइड कर देते हैं, द नंबर ऑफ दोज एक्सपोज्ड अमंग द केसेस मल्टीप्लाई बाय 100, a over a plus c multiply by 100, the rate of exposure among the control, the number of those exposed among the number of those exposed among the control divided by total number of controls. Estimation of the risk associated with exposure. अब जब हमने estimation करनी है risk associated with exposure के exposure के साथ कितना risk associated है, जिसे हम odds ratio कहते हैं, ठीक है. रिस्क को हमने एस्टिमेट करना है, रिस्क एसोसिएशन को करना है. जी आत्मा, आपको आवाज नहीं आ रही? उसके बाद measures of the strength of the association between the risk factors and the disease. Odds ratio क्या है? AD over BC. How to calculate the odds ratio? आप कैसे निकालते हो odds ratio? ये हमने देखना है, ठीक है. उसके बाद measures of the strength of association between the risk factor and the disease. तो odds ratio हमने कैसे निकालने हैं? What is the odds that case is being exposed? A over A plus C divided by C over A plus C. What is the odds that a control is being exposed? B over B plus D divided by D over B plus D. यानी B over D आएगा. What is the estimated risk? Odds ratio. Odds ratio क्या है? A divided by B, C divided by D, AD and BC. अब exposed, not exposed, total cases and control देखने. A, B, C, D, A का D के साथ अगर प्लस करें A plus C, B plus D, ये है प्रोटेक्टिव और ये है रिस्क. मतलब अगर तो 1 है तो नो रिलेशन बिटवीन एक्सपोजर एंड डिजीज. अगर 1 आ रहा है तो एक्सपोजर और आपका जो रिस्क है उसके दरमियान में भी कोई रिलेशनशिप नहीं है. Benefits of the case control study. Suitable है test the hypothesis that the disease of the interest is caused by an exposure. ठीक है, आप ये देख लेते हो कि ये suitable है कि नहीं, क्योंकि आपको इसमें hypothesis टेस्ट करने में आसानी हो जाती है. उसके बाद for disease with the long latency period, और ऐसी डिजीज जो लॉन्ग लेटेंसी पीरियड के लिए उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. इजी, रैपिड एंड चीप होती है कंपेयर्ड विद प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट. रिक्वायर्ड फ्यू सब्जेक्ट, कम सब्जेक्ट चाहिए होते हैं. कैन एग्जामिन मल्टीपल एक्सपोजर फैक्टर्स फॉर सिंगल डिजीज, और आप सिंगल डिजीज के लिए मल्टीपल फैक्टर स्टडी कर लेते हो. एस्टिमेशन ऑफ द रिस्क और रेशो. मिनिमल एथिकल प्रॉब्लम होता है और न्यूट्रिशन प्रॉब्लम भी नहीं होती. लिमिटेशन इसकी ये है कि इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस रेट्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. Not suitable for studying rare exposure and the problem of bias or bias the problem. What is bias? Bias is any systematic error in the determination of the association between the exposure and the disease. ठीक है, exposure bias जो है, bias is an any systematic error. वो systematic error है in the determination of association between exposure and disease. Types of bias में recall bias है, bias due to confounding factor, and selection bias है. Selection bias, the case may not represent those in general population. वो केसेस जो कि रिप्रेजेंट नहीं करते जनरल पॉपुलेशन में. मिसाल के तौर पे द हेल्थ अवेयरनेस अबाउट द एसोसिएशन बिटवीन CHD एंड स्मोकिंग influence the selection of cases. Smokers at the time of the onset of the CHD are more likely to attend the healthcare facilitation than those with similar symptoms who are non-smokers. This results in artificially high proportion of the cases of CHD among smokers.
कंफाउंडिंग फैक्टर्स अदर देन द स्टडी फैक्टर होते हैं. वन दैट डिस्टर्ब रिलेशन बिटवीन studied exposure and disease of interest. For example, association between average family size and frequency of the iron deficiency anemia may be due to other factors such as pattern of diet, infectious disease, socioeconomic condition, and parasitic infection. The impact of confounding factor. Large family size exposure है. Iron deficiency anemia एक condition है. Parasitic infection, pattern of diet, mother awareness, mother education, these are all confounding factors. The recall interview problems, limitation in recall bias है. One group, for example, mother with child with birth defects may clearly remember recall an event. For example, mild respiratory infection. Other group, for example, mother with healthy child may not recall such an event. ठीक है. Matching concerns that cases and control may differ in characteristics or exposure other than that observed in the study. To overcome this problem, we can match cases in controls in regard to potential factor of concern. Matching selects controls that are similar to cases in characteristics such as age, race, socioeconomic status, and occupation. Next, group matching, frequency matching, proportion of control with a given characteristics या variable is identical to proportion of cases with the same characteristics. Individual matching matched pair. For each case, control is selected not time consuming, suitable for rare diseases, suitable for disease with long latency period, can examine multiple etiological factors, not drop out. Next, we will pursue in the next class.